नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 15 लाइट। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। आपने सनलाइट का बीम देखा होगा। ये बीम क्या चीज़ है? तो यहाँ देखिए नीचे की इमेज में ये एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है, और यहाँ इसकी लाइट से ये जो रोशनी निकल रही है ये एक बीम कहलाएगी। उसी तरह नीचे जो लाइट लगी है वहाँ से जो रोशनी निकल रही है ये एक बीम है। उसी तरह यहाँ इस टावर से ये जो रोशनी निकल रही है वो बीम है। इसे हिंदी में किरण कहते हैं, या फिर बहुत सारी प्रकाश की किरणें, बहुत सारी लाइट रेज जब एक साथ आ जाती हैं तो वे बीम कहलाती हैं। तो आपने इस तरह के बीम देखे होंगे। अगर सनलाइट एक कमरे में एक छोटे छेद से एंटर कर रहा होता है उस समय भी इस तरह की बीम हमें दिखाई पड़ती है। यू मे ऑल्सो हैव सीन बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर्स, कार्स एंड इंजन्स ऑफ ट्रेन्स। तो ये जो हेडलैम्प लगे होते हैं स्कूटर में, कार में, या फिर रेलगाड़ी में, ट्रेन्स में, इन सभी से इस तरह की बीम निकलती है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। इस तरह की बीम हम टॉर्च में भी देख सकते हैं। अगर हम अंधेरे में टॉर्च जलाएं तो टॉर्च से हमें बीम ऑफ लाइट, एक सीधी रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। आप अगर समंदर के किनारे रहते हैं तो आपने इस तरह के लाइट हाउस देखे होंगे जो जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए लगाए हुए होते हैं समंदर के किनारे। तो इनसे भी इस तरह की बीम ऑफ लाइट निकलती है। इस रोशनी को देखकर जहाज अपना सही रास्ता पता लगा पाते हैं और वे कम पानी वाले इलाके में आने से बच जाते हैं। ऐसी ही बीम ऑफ लाइट एयरपोर्ट के टावर पे भी लगी होती है। व्हाट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट? तो इन एक्सपीरियंसेस से हमें क्या पता चलता है? हमने ये जो इतनी बीम ऑफ लाइट देखी, ये वॉच टावर में देखा, लाइट हाउस में देखा, ट्रेन्स में देखा, टॉर्चेस में देखे, स्कूटर और कार्स में देखा। तो यहाँ से ये बात हमें दिखाई दी कि ये लाइट है जो ट्रैवल कर रही है, रोशनी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और सीधी लाइन में जा रही है। यहाँ से अगर लाइट की एक रे निकली और सीधी लाइन में गई तो हम अपने इन एक्सपीरियंसेस से अब तक यही समझ रहे हैं। इसी के बारे में है हमारा अगला सेक्शन 15.1, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है, रोशनी, वो हमेशा सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बूझो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6। क्लास 6 में बूझो ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी। इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड एट अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रू अ बेंट पाइप। बूझो ने क्लास 6 की एक्टिविटी में इस जलती हुई कैंडल को, जलती हुई मोमबत्ती को एक बार इस सीधी पाइप से देखा था और उसके बाद एक टेढ़े पाइप से देखा था। तो जब बूझो ने इस सीधे पाइप से मोमबत्ती को देखा तो मोमबत्ती बूझो को दिखाई दी, और जब इस मुड़े हुए पाइप से बूझो ने मोमबत्ती को देखने की कोशिश की तो इसे मोमबत्ती दिखाई नहीं दी। हम यही जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई वॉज बूझो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप? बूझो इस मुड़े हुए पाइप से कैंडल की फ्लेम को क्यों नहीं देख पाया? यही सवाल उठता है। दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो ये जो बूझो वाली एक्टिविटी है ये इस बात को बताती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, क्योंकि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती तो बूझो को इस सीधे पाइप से मोमबत्ती दिखाई न देती, और अगर ऐसा होता कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती तो बूझो मोमबत्ती इस मुड़े हुए पाइप से भी देख पाता। लेकिन बूझो को मोमबत्ती केवल इस सीधी पाइप से ही दिखाई दी। इसका मतलब ये है कि मोमबत्ती से जो भी लाइट निकल रही थी वो सीधे सीधे जा रही थी और वो लाइट बूझो की आंखों तक पहुंची, इसीलिए वो इस सीधी पाइप से इस मोमबत्ती को देख सका और इस टेढ़ी पाइप से
रोशनी जो मोमबत्ती से निकली बूझो की आंखों तक नहीं पहुंच सकी, इसीलिए बूझो इस टेढ़े पाइप से मोमबत्ती की फ्लेम को नहीं देख सका। दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइंस। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि रोशनी हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट। अब जो कि हमें पता चल चुका है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो हम लाइट के इस पाथ को, ये सीधी लाइन में ट्रैवल करने वाले पाथ को कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि रोशनी, लाइट इस तरह ट्रैवल कर रही है, मैं चाहता हूँ कि ये अब इस तरह ट्रैवल नहीं करके इस तरह ट्रैवल करे, तो मुझे क्या करना होगा कि रोशनी इधर जाने की बजाय इधर चली जाए। डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस। क्या आपको पता है कि जब रोशनी एक पॉलिश्ड मतलब पॉलिश किए हुए या फिर एक चमकीले सरफेस पे पड़ती है, एक चमकीले सतह पे पड़ती है, तब क्या होता है। तो लाइट जब पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस पे पड़ती है तब होता है रिफ्लेक्शन। और इसी के बारे में हमारा अगला सेक्शन है 15.2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट का टकराकर लौट जाना। रोशनी जब किसी चमकीले सतह पर पड़ती है तो वो टकराकर लौट जाती है। मान लेते हैं कि ये एक चमकीला सरफेस है, रोशनी यहाँ से आई, इस चमकीले सरफेस पे पड़ी और यहाँ से टकराकर लौट गई, तो यही रिफ्लेक्शन है। आइए इसके बारे में और देखें। One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने का एक तरीका यह है कि हम उस लाइट के बीम को, उस लाइट को एक चमकीले सरफेस पे, एक शाइनी सरफेस पे फॉल करने दें, पड़ने दें। For example, a shining stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. एक चमकता हुआ स्टील का प्लेट या एक चमकता हुआ स्टील का चम्मच लाइट के डायरेक्शन को बेंड कर सकता है, मोड़ सकता है, चेंज कर सकता है। The surface of water can also act like a mirror and change the path of light. तो जिस तरह आईने में होता है, मिरर में होता है, वो भी काफ़ी चमकीला और पॉलिश्ड सरफेस है। मिरर पे जो भी रोशनी पड़ती है वो मिरर से टकराकर वापस आ जाती है, और जो हमारा वाटर सरफेस होता है, पानी का सतह होता है, वो भी मिरर की तरह काम करता है, आईने की तरह काम करता है। उस पे भी जो भी रोशनी पड़ती है वो टकराकर लौट जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। Have you ever seen the reflection of trees or buildings in water? तो क्या आपने पानी में कभी बिल्डिंग्स या पेड़ों का रिफ्लेक्शन देखा है? ये दिखाया गया है फिगर 15.3 में। यहाँ देखिए, यहाँ एक पानी का तालाब है और इसके किनारे पर जो भी पेड़ लगे हैं या फिर जो भी दीवार है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पानी में दिखाई दे रहा है। तो ये पानी जो स्थिर है, पानी का जो सरफेस है, वो मिरर की तरह काम कर रहा है, आईने की तरह काम कर रहा है, और इस पे जो भी रोशनी पड़ रही है वो टकराकर वापस हमारी आंखों तक पहुंच रही है। इसीलिए हम इस पानी में ऊपर के ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्शन को देख पा रहे हैं। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। कोई भी पॉलिश किया हुआ या चमकता हुआ सरफेस एक मिरर की तरह, आईने की तरह काम कर सकता है। जैसे कि स्टील के प्लेट को ही देख लीजिए जिसमें हम खाना खाते हैं, वो एक शाइनी सरफेस है, चमकदार सरफेस है, पॉलिश्ड है। हम चाहें तो आईने की तरह उसमें भी अपनी तस्वीर देख सकते हैं, अपनी फोटो देख सकते हैं, जिस तरह हम आईने में देखते हैं। What happens when light falls on a mirror? क्या होता है जब आईने पर, मिरर पर रोशनी पड़ती है? You have learnt in class 6 that a mirror changes the direction of light that falls on it. क्लास 6 में हमने ये जाना है कि मिरर पे जो भी लाइट पड़ती है, मिरर उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। मान लेते हैं कि ये एक मिरर है, तो अगर रोशनी इधर से आ रही है, मिरर पे यहाँ पे पड़ रही है, तो ये इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये हमने क्लास 6 में पढ़ा है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर लाइट के डायरेक्शन को जो चेंज कर देता है, इसी को लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। Can you recall the activity in which you got the light of a torch reflected from a mirror?
क्या आप याद कर सकते हैं वो एक्टिविटी जिसमें हमने एक मिरर से टॉर्च के लाइट को रिफ्लेक्ट कराया था? लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी। आइए एक उसी तरह की एक्टिविटी करें। ये एक्टिविटी है एक्टिविटी 15.1। टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विथ अ चार्ट पेपर विच हैज 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर 15.5। स्लिट्स छेद को कहते हैं, कटाव को कहते हैं। तो हमें एक टॉर्च लेना है, उसे चार्ट पेपर से कवर कर देना है, उसके अगले ग्लास को चार्ट पेपर से कवर कर देना है। उस चार्ट पेपर में 3 छोटे छोटे स्लिट्स बनाने हैं, छेद बनाने हैं, जैसा कि फिगर 15.5 में दिखाया गया है। 15.5 ये रहा, ये एक टॉर्च है। इसके ग्लास को चार्ट पेपर से यहाँ कवर कर दिया गया है और यहाँ 3 छोटे छोटे इस तरह के स्लिट्स, छेद बनाए गए हैं। ठीक है। स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। एक और चार्ट पेपर हमें एक वुडन बोर्ड पे बिछाना है, स्प्रेड करना है। ये हमारा टेबल हो सकता है। ये ब्राउन कलर का चार्ट पेपर जो आप देख पा रहे हैं। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। तो अब जो चार्ट पेपर हमने अपने वुडन बोर्ड या टेबल पे स्प्रेड की है, उसके ऊपर एक मिरर इस तरह वर्टिकली रख लेंगे हम। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट्स। अब हम अपने टॉर्च को जलाएंगे और इन छेदों से ये जो रोशनी निकल रही होगी, इसे हम आईने तक पहुंचने देंगे, आईने तक आने देंगे, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं। इस टॉर्च की छेदों से जो रोशनी निकल रही है वो इस आईने पर ऐसे वर्टिकली पड़ रही है। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। तो टॉर्च को हमें इस तरह रखना है कि ये रोशनी नीचे वाले चार्ट पेपर पे भी इस तरह दिखाई दे, ताकि आपको इस रोशनी के रास्ते के बारे में पता चले कि क्या डायरेक्शन है अभी इस रोशनी का। नाउ एडजस्ट इट्स पोजिशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल। हमें इस टॉर्च को इस तरह रखना है कि इससे जो भी लाइट निकल रही हो वो इस मिरर पे एक एंगल के साथ पड़े, तिरछे पड़े। हम इस टॉर्च को इस मिरर के सीधे सामने भी यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे सीधे सामने रख देंगे तो इस मिरर से जो रोशनी रिफ्लेक्ट होके जाएगी, टकराने के बाद लौट कर जाएगी, वो हमें ठीक से दिखाई नहीं देगी। इसीलिए हम इस टॉर्च को थोड़े एंगल पे रखेंगे, कुछ इस तरह रखेंगे कि इससे निकली रोशनी मिरर पे तिरछे पड़े, एक एंगल के साथ पड़े, ताकि इससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमें दिखाई दे। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो क्या इस मिरर पे जो रोशनी पड़ी, इस मिरर ने उसका डायरेक्शन चेंज किया क्या? तो हाँ, बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि ये वो रोशनी है जो इस टॉर्च लाइट से निकल रही है, यहाँ इस मिरर पे पड़ रही है और ये वापस यहाँ से आ रही है निकल के, टकरा के, मीन्स रिफ्लेक्ट होके। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू ईदर साइड। अब टॉर्च को जरा आगे या पीछे मूव कराने की कोशिश कीजिए, साइडवेज मूव कराने की कोशिश कीजिए। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जिस तरह हम टॉर्च को एक साइड या फिर दूसरे साइड मूव कराएंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी अकॉर्डिंगली मूव करेगा। जैसे कि अगर हम टॉर्च को इस तरफ मूव कराएं तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट इस तरफ मूव करेगी। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से मिरर में देखने की कोशिश कीजिए। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आईने में आपको ये जो स्लिट्स हमने बनाए थे अपने टॉर्च के चार्ट पेपर में, ये यहाँ आपको दिखाई देंगे। दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट्स। तो ये जो स्लिट आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ये इन स्लिट्स की इमेज है मिरर में। मिरर में आपको इन स्लिट्स की इमेज यहाँ से दिखाई देगी। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो ये एक्टिविटी दिखाती है कि प्लेन मिरर से, ये जो मिरर हम यहाँ यूज कर रहे हैं, एक सीधा प्लेन मिरर है, उससे लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट होती है। ये एक्टिविटी हमें इस बात को दिखाती है। Let us play around with the images formed in mirrors and know a little more about them. आइए मिरर्स और मिरर में बने इमेजेस के बारे में थोड़ा और जानते हैं।
हमारी इस अगली एक्टिविटी से, एक्टिविटी 15.2। यहाँ पे एक कॉशन है, एक सावधानी है, हैंडल द लाइटेड कैंडल विथ केयर। इस एक्टिविटी में हम एक कैंडल जलाने वाले हैं, तो जो जलती हुई मोमबत्ती हो, जो लाइटेड कैंडल हो, उसे सावधानी से हैंडल करें, सावधानी से पकड़ें। इट इज़ बेटर इफ दिस एक्टिविटी इज़ परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ अ टीचर और एन एल्डर पर्सन। बेहतर होगा कि आप ये एक्टिविटी अपने टीचर की मौजूदगी में या फिर घर के किसी बड़े की मौजूदगी में करें। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो एक प्लेन मिरर के सामने, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, एक जलती हुई मोमबत्ती रखनी है, एक लाइटेड कैंडल रखना है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। इस कैंडल के फ्लेम को हम अपने इस मिरर में देखने की कोशिश करेंगे। इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। जब हम कैंडल के फ्लेम को इस आईने में देखने की कोशिश करेंगे तो हमें आईने में दिखाई देगा कि आईने के अंदर भी एक मोमबत्ती रखी हुई है, ऐसा हमें लगेगा। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाई द मिरर। तो ये जो आईने में हमें मोमबत्ती दिखाई दे रही है, ये इस ओरिजिनल मोमबत्ती की इमेज है जो आईने में बनी है। द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। तो जो वास्तविक कैंडल है, जो ओरिजिनल कैंडल हमने रखी है, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो इमेज बनती है उसे तो इमेज हम कहते ही हैं। मतलब ये कैंडल के अलावे मान लेते हैं एक क्रिकेट का बॉल होता और इसकी इमेज यहाँ बन रही होती, तो इस बाहर वाले बॉल को हम ऑब्जेक्ट कहते और मिरर में जो बॉल हमें दिखाई देता उसे हम इमेज कहते। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अभी मिरर के सामने ये जो कैंडल रखी है, इसे मूव करेंगे आगे पीछे, लेफ्ट राइट। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। इसे मूव करने के बाद ये जो इमेज बनी है आईने में, वो किस तरह मूव कर रही है उसे ऑब्जर्व कीजिए, नोटिस कीजिए। यहाँ पहेली कुछ कह रही है, आइए देखें। पहेली वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। पहेली जानना चाहती है कि हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, चीज़ें हमें कैसे दिखाई देती हैं। बूझो थिंक्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेस आवर आईज। डू यू अग्री विथ हिम? तो हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि हम किसी भी चीज़ को तभी देख पाते हैं जब उस चीज़ से रिफ्लेक्ट हुई रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है। एक बार और समझिए इसे। हम पूरे अंधेरे में, अगर कंप्लीट अंधेरा हो तो कुछ भी नहीं देख पाते। रात को जब पूरा अंधेरा होता है, सारे बल्ब्स बंद कर दिए जाएं, कंप्लीट डार्कनेस हो, तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। ठीक है, हमें देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। हम बल्ब जलाते हैं तब हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, हम टॉर्च जलाते हैं तब हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। अच्छा, तो अब जब हमने बल्ब जलाया और लेट्स से हमारा स्कूल बैग है, तो बल्ब जलाने के बाद हमारा स्कूल बैग हमें दिखाई दिया, तो बल्ब से रोशनी निकली, हमारे स्कूल बैग से टकराई, वो टकराकर रोशनी हमारे आंखों तक पहुंची और उसके बाद मुझे मेरा स्कूल बैग दिखाई दिया। स्कूल बैग या कोई भी चीज जो हमें दिखाई देती है वो इसी तरह दिखाई देती है कि रोशनी उस ऑब्जेक्ट से, उस चीज से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। Objects are visible only when light reflected from them reaches our eyes. रोशनी जब उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर, टकराकर वापस हमारी आंखों तक आती है, तब हम उस चीज को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बूझो कुछ कह रहा है। बूझो noted in his notebook, is it not surprising that my image is of the same size as me whether the mirror is small or large? तो प्लेन मिरर में अगर आप अपनी इमेज देखते हैं, आईने में जब आप अपनी इमेज देखते हैं, तो आईना चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, आपको आपकी इमेज आपके इतनी बड़ी ही दिखाई देती है। मतलब अगर आपकी लंबाई या 4 फुट है, तो आईना छोटा हो या बड़ा, आपकी इमेज आईने में 4 फुट की ही बनेगी। प्लेन मिरर के केस में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी उतनी बड़ी ही बनती है। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है।
इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है प्लेन मिरर के केस में। जैसा कि यहाँ इस मोमबत्ती को ही देख लीजिए, तो मोमबत्ती जितनी बड़ी ओरिजिनली है, मोमबत्ती की इमेज भी आईने में उतनी बड़ी ही बनी होगी। आईना अगर हम छोटा भी ले लें तो मोमबत्ती की पूरी इमेज थोड़ा पीछे जाकर बनेगी, आईने को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर आप जाकर देखेंगे तो आईने में मोमबत्ती की इमेज उतनी बड़ी ही बनी होगी। तो यही कह रहा है बूझो। अब यहाँ इस मोमबत्ती वाले एक्टिविटी से ही क्वेश्चन है कि वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस। अपराइट का मतलब है सीधा। तो मोमबत्ती जो हमने आगे पीछे या फिर दाएं बाएं करके देखी, इमेज भी अकॉर्डिंगली मूव किया आईने में, तो क्वेश्चन है कि हर केस में मोमबत्ती की जो इमेज थी वो सीधी ही थी क्या? तो बिल्कुल, मोमबत्ती आप चाहे लेफ्ट राइट करें, आगे पीछे करें, मोमबत्ती की जो इमेज बनेगी वो प्लेन मिरर के केस में सीधी ही बनेगी। ठीक है। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट। तो इसी बात को दूसरे ढंग से पूछा गया है कि मोमबत्ती का ये जो फ्लेम है क्या हर केस में ऊपर ही था? तो अगर हर बार इमेज सीधी बन रही है तो सीधी सी बात है कि मोमबत्ती का ये जो फ्लेम है हर इमेज में ऊपर ही रहा होगा। ठीक है, इमेज सीधी बन रही है तो ऊपर का जो पार्ट है वो ऊपर ही रहेगा। तो जैसा फ्लेम ऑब्जेक्ट में ऊपर की तरफ था, टॉप पे था, इमेज में भी फ्लेम आपको टॉप पर ही दिखाई देगा मोमबत्ती का। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब भी होता है सीधा, अपराइट का मतलब भी होता है सीधा। तो जब इमेज सीधी सीधी बन जाए, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बन जाए, सीधी मोमबत्ती का इमेज सीधा सीधा बन जाए, तो इसे हम इरेक्ट इमेज कहेंगे कि इमेज सीधा बना है। ऐसा भी हो सकता था कि मोमबत्ती की इमेज इस तरह टेढ़ी बन जाए, तो उस केस में हम इसे सीधा नहीं कहते, इरेक्ट एंड अपराइट नहीं कहते, उसे हम इन्वर्टेड कहते। लेकिन प्लेन मिरर के केस में इमेज हमेशा इरेक्ट और अपराइट ही बनता है। एन इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनता है वो हमेशा इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, और जो भी इमेज बनता है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। एक स्क्रीन मतलब कि एक कार्डबोर्ड भी रख सकते हैं, एक लकड़ी का इस तरह का टुकड़ा भी रख सकते हैं, मिरर के पीछे रख देंगे हम, जो स्क्रीन का काम करे, और वर्टिकली रखेंगे हम उसे, जैसा कि यहाँ इस इमेज में दिखाया गया है। ये एक स्क्रीन रखा गया है जो आप ब्राउन कलर का देख पा रहे हैं, और ये हमारा मिरर है जिसमें मोमबत्ती की इमेज बनी है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। तो पीछे जो हमने ये स्क्रीन रखी है इस पे मोमबत्ती की इमेज ऑब्टेन करने की, प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। मोमबत्ती को लेफ्ट राइट करके क्या आप इस स्क्रीन पे मोमबत्ती की इमेज ऑब्टेन कर पाएंगे क्या? कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो क्या आपको स्क्रीन पे इमेज मिल सकती है मोमबत्ती की? तो नहीं, हमें मोमबत्ती की इमेज प्लेन मिरर से स्क्रीन पर तो कभी नहीं मिलेगी। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब पीछे स्क्रीन रखकर अगर आपको मोमबत्ती की इमेज स्क्रीन पे नहीं मिल रही तो स्क्रीन को प्लेन मिरर के आगे ले आइए और अब मोमबत्ती की इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा भी आप नहीं कर पाएंगे। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ। तो नहीं, अभी भी हमें स्क्रीन पे इमेज नहीं मिलेगा। हम स्क्रीन को आईने के आगे या पीछे कहीं भी रख लें, मोमबत्ती की इमेज हमें स्क्रीन पे नहीं मिलने वाली। You will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in either case। तो ये जो स्क्रीन हम आगे रख लें या पीछे रख लें आईने के, हमें इस पे कैंडल की इमेज नहीं ऑब्टेन हो पाएगी। What about the distance of the image from the mirror? Let us perform another activity। तो जब ये इमेज बनी थी कैंडल की इस मिरर में,
तो ये कितनी दूरी पर बनी थी, मतलब कि मान लेते हैं कैंडल मैंने ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा था, मिरर से इस कैंडल का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो अब ये जो इमेज बनी थी ये मिरर के कितने अंदर बनी थी। अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये जो इमेज बनी है कैंडल की वो मिरर के अंदर बनी है, मिरर के सरफेस पे नहीं बनी, मिरर के सरफेस से अंदर आपको लगेगी वो जो इमेज है। तो क्वेश्चन है कि कितनी दूरी पर बनी है इमेज। अगर मैंने कैंडल 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है आईने से, तो आईने के कितने अंदर, कितने सेंटीमीटर अंदर ये इमेज बनी है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 15.3। Take a chessboard. If a chessboard is not available, draw on a chart paper 64 8 by 8 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। हमें एक चेस खेलने वाला बोर्ड लेना है। अगर चेस का बोर्ड अवेलेबल ना हो तो हम चार्ट पेपर पे 64 इस तरह के स्क्वायर बना लेंगे, 8 लंबाई में और 8 चौड़ाई में। इसे ही यहाँ 8 बाई 8 दिखाया गया है कि 8 स्क्वायर्स लंबाई की तरफ से और 8 स्क्वायर्स चौड़ाई की तरफ से। तो इस तरह के स्क्वायर्स हमें चार्ट पेपर पे बना लेने हैं। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडिल ऑफ द पेपर, और इस पेपर के बीचों बीच एक मोटी लाइन खींचेंगे। ये कुछ यहाँ से गुजरेगी। इस लाइन के लेफ्ट में 4 स्क्वायर्स होंगे और इस लाइन के राइट में भी 4 स्क्वायर्स होंगे। ये बीच वाली लाइन होगी। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। ये जो मोटी वाली लाइन बीचों बीच हमने खींची है, इसके ऊपर एक प्लेन मिरर को इस तरह वर्टिकली रख देंगे। वर्टिकली का मतलब है ऐसे सीधे रखेंगे, खड़े करके रखेंगे। मिरर को हम पलट कर भी रख सकते थे, लेकिन मिरर को हमें वर्टिकली इस तरह सीधे रखना है। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज अ पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। मिरर से 3 स्क्वायर काउंट करके हमें एक पेंसिल शार्पनर रखना है। पहला स्क्वायर छोड़ दिया हमने, दूसरा स्क्वायर भी छोड़ दिया, ये उजला वाला, और तीसरे इस ब्लैक स्क्वायर के बीच में रखा गया है पेंसिल का शार्पनर। नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज। जब ऑब्जेक्ट को हम तीसरे स्क्वायर वाले डब्बे में रख रहे हैं तो इमेज में भी देखिए कि पेंसिल का शार्पनर जो यहाँ इस मिरर में आपको दिखाई देगा वो भी तीसरे स्क्वायर वाले डब्बे में ही होगा। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ फोर्थ स्क्वायर। तो जिस तरह तीसरे स्क्वायर के डब्बे में हमने ये पेंसिल शार्पनर रखा था, अब की बार चौथे स्क्वायर वाले डब्बे में इस पेंसिल शार्पनर को मूव कर देंगे। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, और फिर से ये इमेज में किस तरह पेंसिल शार्पनर कहाँ अभी है, कैसे मूव किया ये इमेज में, इसे नोट करेंगे। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो जिस डब्बे में आप पेंसिल शार्पनर को यहाँ रखेंगे उसी डब्बे में आपको इमेज में भी पेंसिल शार्पनर दिखाई देगा। मतलब कि जितना दूर हमारा ये पेंसिल शार्पनर मिरर से है, इमेज में भी ये पेंसिल शार्पनर मिरर से आपको उतनी ही दूर दिखाई देगा। You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर इमेज भी होगा। ये दूरी हम मिरर से नाप रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने काउंट किया, इस मिरर से 3 स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये थर्ड स्क्वायर। तो ये जो भी दूरी नापी जा रही है मिरर से नापी जा रही है। तो मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा मिरर के उतने ही अंदर हमारा इमेज भी बनेगा। ठीक है। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। इस चीज को आप अपने इस ऑब्जेक्ट को चार्ट पेपर में कहीं भी रखकर वेरीफाई कर सकते हैं। पहेली यहाँ कुछ कह रही है कि पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक इन अ प्लेन मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो ये सही बात है। प्लेन मिरर के केस में जो भी इमेज बनता है वो मिरर के पीछे बनता है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो शार्पनर की इमेज यहाँ बनी
बनी है ये मिरर के अंदर बनी है, मिरर के पीछे बनी है। इट इज़ इरेक्ट, ये सीधी सीधी इमेज बनती है। मतलब अगर कैंडल के केस में जो हमने ऊपर देखा कि कैंडल का ये जो फ्लेम है ये अगर ऑब्जेक्ट में ऊपर की तरफ है तो इमेज में भी कैंडल का फ्लेम ये ऐसे ऊपर की तरफ होगा। तो इरेक्ट की तो ये बात हुई। ऑफ द सेम साइज, हमने ये भी डिस्कस किया कि प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही इमेज बनता है। एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, सेम डिस्टेंस का हमने यहाँ देखा कि अगर 3 स्क्वायर्स के बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो यहाँ इमेज भी 3 स्क्वायर्स को छोड़कर बन रहा है। तो पहेली ने यहाँ अपने नोटबुक में जो भी लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। आइए हम आगे देखें। हमारा अगला सेक्शन है 15.3 राइट और लेफ्ट। When you see your image in a plane mirror, it is exactly like you. जब आप अपनी इमेज प्लेन मिरर में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो आपकी इमेज बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? लेकिन ये जो हमारी इमेज आईने में बनती है, जो बिल्कुल हमारी तरह दिखती है, उसमें एक इंटरेस्टिंग अंतर होता है। हम में और हमारी इमेज जो आईने में बनी है उसमें एक अंतर होता है। वो अंतर क्या है, आइए पता करें अपनी इस एक्टिविटी 15.4 से। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। एक आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपनी इमेज को देखिए। रेज योर लेफ्ट हैंड, और अपनी बाईं हाथ जो आपका लेफ्ट हैंड है उसे उठाइए, रेज करिए। विच हैंड डज योर इमेज रेज, और जब आप अपनी बाईं हाथ को उठाएंगे तो गौर से देखिए कि आपके इमेज ने अपना कौन सा हाथ उठाया है। मतलब आपके लिए जब आप अगर यहाँ पे खड़े हों तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेकिन आपके इमेज के लिए अगर सोचिए तो ये आपके इमेज का राइट हैंड होगा। अगर आप जिस तरह इमेज में ये दिखाई दे रहा है इस तरह खड़े हो जाएं तो आपका ये जो हैंड होगा वो आपका राइट हैंड होगा। ओरिजिनली आपके लिए ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन अगर आप ऐसे खड़े होते तो ये आपका राइट हैंड होता। Now touch your right ear. Which ear does your hand touch in your image? अब अगर आप अपना दाहिना कान राइट ईयर को टच करने की कोशिश करेंगे तो आपका इमेज यहाँ ऐसे इस कान को छुएगा। तो आपके लिए तो ओरिजिनली ये राइट ईयर है, दाहिना कान है, लेकिन आपके इमेज के लिए ये लेफ्ट ईयर है। अगर आप इस इमेज की तरह खड़े होते हैं तो ये आपके लिए लेफ्ट साइड होता। मतलब कि हमारे लिए जो भी लेफ्ट है हमारे इमेज के लिए राइट हो जाता है, और हमारे लिए जो राइट साइड है वो हमारे इमेज के लिए लेफ्ट साइड हो जाता है। You will find that in the mirror the right appears left and left appears right. मिरर में जो राइट है वो लेफ्ट की तरह दिखाई देता है और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड की तरह दिखाई देता है। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज्ड, द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। लेकिन प्लेन मिरर में केवल ये जो साइड्स हैं, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेकिन जो इमेज है वो सीधी बनती है, वो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर नहीं बनती। अपसाइड डाउन का ही मतलब है उल्टा नहीं बनती, सीधी सीधी बनती है, स्ट्रेट बनती है। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर। अपना नाम एक पेपर पे लिख लीजिए और मिरर के सामने लेकर जाइए और देखिए कि मिरर में आपका नाम किस तरह दिखाई दे रहा है। तो उसमें भी जो वर्ड्स होंगे उनका लेफ्ट साइड इमेज में उनका राइट साइड बन जाएगा और उनका राइट साइड इमेज में उनका लेफ्ट साइड बन जाएगा। जैसा कि आप एम्बुलेंस के केस में देखते हैं, एम्बुलेंस पर आप देखते होंगे वो मिरर में जिस तरह एम्बुलेंस दिखेगा उस तरह लिखा गया होता है
तो अगर आप अपना नाम लिखकर मिरर में देखेंगे तो उसमें भी आपको ये लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखेगा। बूझो सॉ एन एम्बुलेंस ऑन द रोड। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द वर्ड एम्बुलेंस इन फ्रंट वॉज रिटन इन अ स्ट्रेंज मैनर। बूझो ने जब रोड पर एम्बुलेंस देखा तो उसे समझ नहीं आया कि क्यों ये एम्बुलेंस कुछ अजीब तरीके से लिखा हुआ था, बिल्कुल वैसा जैसा एम्बुलेंस मिरर में दिखाई देगा सीधे लिखने के बाद। Can you now understand why the word ambulance is written as in figure 15.9? तो क्या अब आप सोच सकते हैं कि ये एम्बुलेंस इस तरह क्यों लिखा गया होता है? When the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in her or his rear view mirror, she or he can read ambulance written on it and give way to it. एक ड्राइवर जो एम्बुलेंस के आगे अपनी गाड़ी को चला रहा होगा रोड पे, वो जब अपने रियर व्यू मिरर्स में देखेगा, जो मिरर यहाँ लगे होते हैं उनमें देखेगा, तो उसे ये एम्बुलेंस वर्ड जो इस तरह लिखे गए हैं सीधा सीधा दिखाई देगा, जिसे देखकर वो एम्बुलेंस को रास्ता दे सकेगा। और यही कारण है कि एम्बुलेंस वर्ड जो है उल्टा लिखा जाता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। हम सभी की ये ड्यूटी है कि रोड पर जब भी हमें एम्बुलेंस दिखाई दे तो हम एम्बुलेंस को रास्ता दें और उसे आगे जाने दें। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट in the side mirror of a scooter or a car, the images of all the objects appear smaller than the objects themselves. आपने स्कूटर या कार के साइड मिरर में देखा होगा कि उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देती हैं वे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से छोटी होती हैं। जैसे कि साइड मिरर में अगर बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं तो जो दूर वाली गाड़ी दिखाई देगी वो आपको छोटी दिखाई देगी। मतलब ओरिजिनली गाड़ी जितनी बड़ी थी उतनी बड़ी दिखाई न देकर छोटी दिखाई दे रही है रियर व्यू मिरर में, चाहे स्कूटर की हो या फिर कार की हो या किसी व्हीकल की हो। हैव यू एवर वंडर्ड वाई इज इट सो? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में हम जानेंगे अपने इस सेक्शन 15.4 में, जो कि स्फेरिकल मिरर्स के बारे में है, प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स। आइए अब स्फेरिकल मिरर्स के बारे में देखें। पहेली एंड बूझो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। पहेली और बूझो अपने रात के खाने का इंतजार कर रहे थे। बूझो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। बूझो ने स्टेनलेस स्टील की एक प्लेट उठाई, जिस प्लेट में हम आमतौर पे खाना खाते हैं वही चमकीला प्लेट, और उसमें बूझो को अपनी इमेज दिखाई दी, अपनी तस्वीर दिखाई दी। ओ दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर। बूझो ने कहा कि अरे ये प्लेट तो एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब जिस तरह प्लेन मिरर में हमें हमारी इमेज दिखाई देती थी, इस स्टेनलेस स्टील के चमकीले प्लेट में भी हमें हमारी इमेज दिखाई दे रही है। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज। बूझो ने कहा कि मेरी जो इमेज इस स्टेनलेस स्टील के प्लेट में बनी है वो इरेक्ट है, मतलब सीधी है, और बिल्कुल उसी के साइज की है। मतलब जितना बड़ा बूझो है उसकी इमेज भी उतनी ही बड़ी बनी है। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून। पहेली ने अपनी इमेज एक स्टील के स्पून के पिछले हिस्से में यहाँ पे देखी। चम्मच का जो पीछे का हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसमें पहेली ने अपनी इमेज देखी। बूझो लुक हेयर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज स्मॉलर इन साइज। पहेली ने बूझो को कहा कि देखो मुझे भी इस चम्मच में मेरी इमेज दिखाई दे रही है, लेकिन ये छोटी है। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट्स एज अ मिरर ऑफ सम काइंड। पहेली ने कहा कि ये स्पून भी किसी तरह के मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। आप भी किसी मुड़े हुए शाइनिंग सरफेस में अपनी इमेज देख सकते हैं। मुड़े हुए शाइनिंग सरफेस में आपको ये स्पून सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, या फिर स्टील का कोई बाउल हो उसमें भी आपको अपनी इमेज दिखाई दे जाएगी।
अब आगे है एक्टिविटी 15.5। इसमें हम स्टेनलेस स्टील के स्पून में, चम्मच में अपनी इमेज देखने की और उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, एक स्टेनलेस स्टील स्पून हमें लेना है। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। स्पून का बाहरी हिस्सा, चम्मच का बाहरी हिस्सा, जो बाहर की तरफ निकला हुआ वाला हिस्सा होता है, चम्मच का पीछे का हिस्सा, उसे अपने चेहरे के पास लाइए और उसमें अपनी इमेज देखने की कोशिश कीजिए। डू यू सी योर इमेज इन इट? क्या आप अपनी इमेज इसमें देख पाए? तो हाँ, बिल्कुल आप अपनी इमेज देख पाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसा कि इस इमेज में यहाँ दिखाया गया है। इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन द प्लेन मिरर? तो क्या ये जो इमेज आप अभी इस चम्मच के पिछले हिस्से में देख पा रहे हैं, ये अलग है जैसा इमेज आपका प्लेन मिरर में बनता था? तो हाँ, ये इमेज आपको छोटी दिखाई देगी। इज दिस इमेज इरेक्ट? तो हाँ, बिल्कुल ये इमेज आपको सीधा ही दिखाई देगा जैसा यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। इज द साइज ऑफ द इमेज सेम, स्मॉलर और लार्जर? तो यहाँ स्पून के पीछे जो इमेज बना है वो छोटा है, तो स्मॉलर। अब आगे, नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। तो जिस तरह स्पून के बाहरी हिस्से में हमें हमारी इमेज दिखाई दे रही थी, उसी तरह स्पून के अंदर वाले हिस्से में भी हमें हमारी इमेज दिखाई देगी। ये स्पून का अंदर की तरफ मुड़ा वाला हिस्सा है जिससे हम खाने को उठाते हैं। स्पून का फ्रंट फेस है ये। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। तो पहली बार जब आप स्पून को अपने चेहरे के काफी पास रखेंगे और उसके इनर साइड में अपनी इमेज देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको इमेज इरेक्ट ही दिखाई देगा और बड़ा दिखाई देगा। ऐसा तब जब स्पून आपके फेस के काफी करीब होगा। इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस, यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। जैसे जैसे आप इस स्पून को अपने चेहरे से दूर ले जाएंगे, वैसे ही आपको ये इमेज इन्वर्टेड, उल्टा दिखाई देने लगेगा, जैसा कि इस फिगर 15.11 में दिखाई दे रहा है। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। तो यहाँ पे आपको अपना फेस उल्टा दिखाई दे रहा है, आप एक पेन या पेंसिल की इमेज भी इसमें टेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपको उल्टा दिखाई देगा। ये स्पून का अंदर वाला हिस्सा है। हमने जब स्पून को अपने फेस के काफी करीब रखा था तो हमें अपनी इमेज बड़ी और सीधी दिखाई दे रही थी। जैसे ही हम अपने फेस से इस स्पून को दूर ले गए, वैसे ही इमेज इन्वर्टेड हो गई। आइए अब आगे देखें। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। तो स्पून का जो ये चमकता हुआ टेढ़ा सरफेस है, कर्व्ड शाइनिंग सरफेस है, ये एक मिरर की तरह काम करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। कर्व्ड मिरर का, मुड़े हुए मिरर का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर स्फीयर से बना हुआ मिरर होता है। आपने ग्लोब देखा होगा, आपने फुटबॉल देखा होगा। ग्लोब और फुटबॉल स्फीयर के एग्जाम्पल हैं। जिस तरह का आकार होता है एक ग्लोब का या फिर एक फुटबॉल का, उसे हम स्फीयर कहते हैं, गेंद की तरह का पूरा। तो कोई मिरर जब एक स्फीयर से बनता है, एक स्फीयर के टुकड़े से बनता है, तब उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसे हम थोड़ी देर में और समझेंगे। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of a spherical mirror is concave, it is called concave mirror। कॉन्केव का मतलब है अंदर की तरफ मुड़ा होना। कर्व्ड इनवर्ड्स, जैसा कि चम्मच यहाँ अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ गड्ढा है। तो जब अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो स्फेरिकल मिरर का सरफेस, तो वैसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ये जरूर ही पूछा जाएगा आपसे। तो जिस स्फेरिकल मिरर का सरफेस कॉनकेव हो, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, वैसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। ठीक है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स का मतलब है बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होना, जैसा कि चम्मच का पिछला हिस्सा होता है। चम्मच के पीछे ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, बाहर की तरफ बल्ज्ड आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ फूला हुआ होता है, तो इसे हम
कॉन्वेक्स साइड कहते हैं। बाहर की तरफ जो कर्व होता है, कर्व्ड आउटवर्ड्स जो होता है, उसे हम कॉन्वेक्स साइड कहते हैं। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो, कॉन्वेक्स हो, उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ से समझिए। ये जो सरफेस है जिस पे ये ऐसी लाइंस नहीं बनाई हुई हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और जहाँ ऐसी लाइन बनाई हुई है, ये मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी की एक कोटिंग होती है हमारे मिरर के पीछे, जिसके कारण मिरर हमें चमकीला लगता है और उसी के कारण हम अपनी इमेज मिरर में आसानी से देख पाते हैं। तो जहां भी इस तरह का लाइन है, मतलब कि वहां मरकरी है। Hg मरकरी का सिंबल होता है। मरकरी एक मेटल है जिसकी कोटिंग मिरर के पीछे लगाई गई होती है, जिससे शीशा मिरर बनता है। तो ये डैश डैश वाली लाइन के ऑपोजिट में जो सरफेस है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा हमेशा मिरर के केस में। जैसे कि यहाँ पीछे डैश डैश लाइन है तो आगे की तरफ हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ भी पीछे डैश डैश लाइन है तो आगे की तरफ हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मिरर को इसी तरह दिखाते हैं इमेज में, डायग्राम में जब भी हम मिरर बनाते हैं तो उसे इसी तरह दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो ये कर्व्ड इनवर्ड्स हुआ, मतलब कि ये कॉनकेव मिरर है। ये सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, बल्ज्ड आउटवर्ड्स है या फिर कर्व्ड आउटवर्ड्स है, इसलिए ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ। तो आई होप आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्लियर है। इस चैप्टर में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपसे जरूर पूछा जाएगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस भी होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी होते हैं। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही होता है। अगर आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर समझ आ गया तो आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस भी समझ जाएंगे। आइए अब आगे देखें। वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। अब इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं? आपने पढ़ा होगा प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स, या फिर आप यहाँ भी देखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को हम स्फेरिकल मिरर क्यों बुला रहे हैं? तो इसका ये कारण है कि ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स हैं एक स्फेयर के टुकड़े हैं, एक स्फेयर से बने हैं। मतलब कि अगर आप इन्हें आगे की तरफ बढ़ाओ तो इसे पूरा मिला दो, ये एक फुटबॉल की तरह बन जाएगा। आप इसे इस तरह बढ़ाओ, इसे पूरा गोला मिला दो, ये एक फुटबॉल की तरह बन जाएगा। मतलब ये जो भी मिरर्स हैं जो मुड़े हुए हैं वो एक स्फीयर के टुकड़े हैं, एक स्फीयर से बने हैं, एक स्फीयर के पार्ट हैं, इसीलिए हम इन्हें स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। बस इतनी सी बात है। तो आइए देखें। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है इस स्फेरिकल मिरर्स को। टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विथ अ नाइफ और अ हैक्सॉ ब्लेड। एक रबर का बॉल लेना है हमें, छोटा सा, जिस बॉल से हम खेलते हैं, और उसे एक चाकू से या फिर एक हैक्सॉ ब्लेड से, जिससे लकड़ी काटा जाता है, इसे हम काट लेंगे अपने बॉल को बीचों बीच। बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन कटिंग बॉल। बॉल को काटते वक्त सावधानी रखें, किसी बड़े को कहें कि वो आपकी मदद करे बॉल काटने में। द इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव एंड द आउटर सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। तो बॉल को जब आपने काट लिया तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है ये पहले एक स्फीयर का टुकड़ा था, बॉल का टुकड़ा था। बॉल का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। जो चीज पूरी तरह 3D में गोलाकार हो उसे हम स्फीयर कहते हैं। तो इस बॉल से आपने जो काट कर ये टुकड़ा निकाला, ये एक स्फीयर का टुकड़ा है। अब इस स्फीयर के टुकड़े में जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ सरफेस है वो कॉन्वेक्स सरफेस है, और जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ सरफेस है वो कॉनकेव सरफेस है। तो आई होप आप अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वो स्फीयर का एक टुकड़ा होता है। मतलब इमेजिनरी एक स्फीयर मानिए और समझिए कि ये उस स्फीयर से टूटकर बना है, एक स्फीयर का टुकड़ा है।
इसीलिए हम इसे स्फेरिकल मिरर कह रहे हैं। अच्छा, अब आगे, द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। स्पून के जो अंदर का सरफेस था, जो इनर सरफेस था, वो एक कॉनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है। ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है और चमकीला भी है, इसीलिए ये एक कॉनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है। वाइल इट्स आउटर सरफेस एक्ट्स लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। चम्मच का जो बाहर का सरफेस है वो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये बाहर की तरफ निकला हुआ है और शाइनिंग भी है, चमकीला भी है, इसीलिए ये एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रहा है। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। हमने ऊपर एक्टिविटी करी है, उसमें ये जाना है कि प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनते हैं हम उनको एक स्क्रीन पे, एक सरफेस पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉनकेव मिरर। अब हम प्लेन मिरर की इमेज को एक सरफेस पे ऑब्टेन नहीं कर पा रहे थे, एक सरफेस पे नहीं पा रहे थे। आइए देखें कि क्या एक कॉनकेव मिरर से बने इमेज को भी हम एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 15.6 कॉशन, यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन द सनलाइट। इस एक्टिविटी को हम सनलाइट में करने वाले हैं। बी केयरफुल, नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन और इट्स इमेज एज इट मे डैमेज योर आईज। ध्यान रखें, आप सन को खुली आंखों से न देखें, सन की इमेज को भी खुली आंखों से न देखें। यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज थ्रोन ऑन अ स्क्रीन और अ वॉल। जब सन की इमेज वॉल पे या एक स्क्रीन पे बनेगी तब आप उसे देख सकते हैं। आइए देखें ये एक्टिविटी 15.6 क्या है। टेक अ कॉनकेव मिरर, हमें एक कॉनकेव मिरर लेना है, कुछ ऐसा मिरर। होल्ड इट फेसिंग द सन, इसे सूरज की तरफ करके पकड़ेंगे जैसा कि इस इमेज में यहाँ दिखाया गया है। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो सूरज की तरफ करके जब इस मिरर को हम ऐसे पकड़ेंगे तो सूरज की लाइट को ये मिरर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है सन का, इसे हम एक पीस ऑफ पेपर पे, एक शीट ऑफ पेपर पे ऑब्टेन करने का ट्राई करेंगे, एडजस्ट करेंगे ताकि ये इस पीस ऑफ पेपर पे, इस शीट ऑफ पेपर पे आ जाए। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्लाइंड स्पॉट ऑन इट। पेपर को हम तब तक आगे पीछे करके एडजस्ट करेंगे जब तक यहाँ पे हमें एक शार्प स्पॉट नहीं दिखाई देता, एक चमकीला स्पॉट नहीं दिखाई देता। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट्स। हम इस मिरर को और इस पेपर को पकड़े रखेंगे इसी पोजीशन में कुछ देर तक। जब ये स्पॉट हमारा बन जाएगा तब इस शीट ऑफ पेपर को और इस मिरर को ऐसे ही पकड़े रहेंगे। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग। तो अगर हम ऐसे ही कुछ देर तक पकड़े रहें इस मिरर को और इस रिफ्लेक्टेड लाइट को इस शीट ऑफ पेपर पे, तो हम देखेंगे कि कुछ ही देर में ये पेपर जलने लगेगा, बर्न करने लगेगा। द ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। तो ये जो ब्राइट स्पॉट हमें इस शीट ऑफ पेपर पे दिखाई दे रही है, ये सन की एक इमेज है जो इस कॉन्वेक्स मिरर ने इस शीट ऑफ पेपर पे बनाई है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। चूंकि ये इमेज एक पेपर के शीट पे बनी है जो कि एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस कॉनकेव मिरर ने इस पेपर शीट के स्क्रीन के ऊपर सन की इमेज बनाई है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। कोई भी इमेज जो किसी भी तरह के स्क्रीन पे बन जाए उसे हम रियल इमेज कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रिकलेक्ट दैट इन एक्टिविटी 15.2 द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। हमने एक्टिविटी 15.2 में ट्राई किया था कि प्लेन मिरर से बने इमेज को एक स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर लें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए थे। सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। तो ऐसा इमेज जिसे हम एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाए, एक स्क्रीन पे इस तरह से प्राप्त नहीं कर पाए, वैसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ध्यान रखिएगा।
ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे बन जाए रियल इमेज, ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे ना बने वर्चुअल इमेज। तो आई होप ये रियल और वर्चुअल आपको क्लियर है। लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। आइए अब ट्राई करते हैं एक कैंडल के फ्लेम की इमेज एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की। अभी तक तो हम यहाँ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करा रहे थे एक शीट ऑफ पेपर पे, सन की इमेज यहाँ इस पेपर शीट पे बन रही थी। आइए अब देखेंगे कि एक कैंडल के फ्लेम की इमेज को हम किस तरह एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करा सकते हैं, एक स्क्रीन पे पा सकते हैं। एक्टिविटी 15.7 फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड। एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टेडी वुड डू। एक मिरर को एक स्टैंड पे लगाना है, कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिससे हम मिरर को टिका सके, मिरर को स्थिर रख सके, वो चलेगा। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल। फिगर 15.15। तो जैसा कि 15.15 इस फिगर में दिखाया गया है कि ये एक टेबल है और इसके ऊपर इस कॉनकेव मिरर को ऐसे यहाँ पे फिक्स किया गया है। पेस्ट अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर on a cardboard sheet say about 15 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर। एक कार्डबोर्ड पे हमें एक उजला शीट लगाना है, जैसा कि यहाँ पे इस इमेज में ऐसे दिखाया गया है। एक उजला पेपर हम कार्डबोर्ड के ऊपर चिपकाकर ऐसे अपने टेबल पे रखेंगे। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन। तो ये जो उजला पेपर हमने कार्डबोर्ड के ऊपर लगाया है ये एक स्क्रीन की तरह काम करेगा और कैंडल की जो इमेज ये कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट करेगा। हम इसे यहाँ इस स्क्रीन पे ऑब्टेन करने का ट्राई करेंगे। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इस कैंडल को रखेंगे यहाँ इस टेबल पे। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। तो जो स्क्रीन हमने व्हाइट पेपर को कार्डबोर्ड पे लगाकर बनाई है उस पे हम इस कैंडल की इमेज इस कॉन्वेक्स मिरर की सहायता से ऑब्टेन करने का ट्राई करेंगे, जैसा यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन्ड। इस इमेज को पाने के लिए हम अपने स्क्रीन को थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करेंगे जब तक कि इस तरह का एक शार्प इमेज हमें अपने इस स्क्रीन पे दिखाई न देता हो। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट ऑफ द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। ध्यान रखें कि इस स्क्रीन को इसके बीच में न लाएं। अगर आप इस स्क्रीन को इसके बीच में ले आएंगे तो कैंडल से जो लाइट मिरर पे आ रही है वो न आ पाएगी। सो इस स्क्रीन को एडजस्ट करते वक्त आप इसी बीच में एडजस्ट करें। इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल? तो चूंकि इमेज एक स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है तो बिल्कुल ही ये इमेज रियल है। इज इट ऑफ द सेम साइज एज द फ्लेम? तो क्या ये जो इमेज यहाँ इस स्क्रीन पे बनी है ये फ्लेम के इतनी ही हाइट की है? तो बिल्कुल नहीं। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये इमेज काफ़ी बड़ी है, ये फ्लेम काफ़ी छोटा है। वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये इमेज और बड़ी हो गई है। तो साइज जो है इमेज का वो बड़ा है फ्लेम के साइज से। नाउ मूव द कैंडल towards the mirror and place it at different distances from it। अब जब हमें इमेज एक बार मिल चुका है स्क्रीन पे, हम इस कैंडल को इस मिरर के पास लाना शुरू करेंगे धीरे धीरे। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो जैसे ही हम इस कैंडल को इस मिरर के पास लाने का ट्राई करेंगे या पास रखेंगे तो इस स्क्रीन को एडजस्ट करके इस बीच में हम ट्राई करेंगे कि स्क्रीन पे हमारी इमेज बने। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये कैंडल मिरर के करीब आएगा हमारी जो इमेज स्क्रीन पे बनेगी वो बड़ी होती जाएगी। देखिए यहाँ पे ये छोटी सी फ्लेम की इमेज है और ये बड़ी सी इमेज है। तो जैसे जैसे कैंडल मिरर के करीब आएगा इमेज बड़ा होता जाएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 15.1। तो अगर आप ये एक्टिविटी कीजिएगा
तो इस टेबल 15.1 में अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिएगा कि 50 सेंटीमीटर पे इमेज छोटी थी कि बड़ी थी, कितनी बड़ी थी, इन्वर्टेड थी कि इरेक्ट थी, 40 पे क्या थी, 30 पे क्या थी, 20, 10 एंड 5 पे क्या क्या थी। तो ये जो टेबल है उसी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के लिए है। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर। अब हमने यहाँ देखा कि जैसे ही हम इस कैंडल को इस मिरर के करीब ला रहे हैं, इमेज बड़ा होता जा रहा है, लेकिन अगर कैंडल को हम मिरर के काफी करीब ले आएंगे तब भी क्या ये इमेज बनेगा? तो नहीं, इमेज नहीं बनेगा। कैंडल अगर मिरर के काफी करीब आ जाए तो ये इमेज बनना बंद हो जाएगा। आप इस स्क्रीन को कितना भी एडजस्ट कर लीजिए, आपको ये इमेज नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है ये अभी देखेंगे। We see that image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object। हमने यहाँ पे देखा कि कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा या ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है। द इमेज में ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल। तो इसे समझिए कि जब हम कॉन्केव मिरर के काफ़ी करीब ले आएंगे इस कैंडल को, तो जो इमेज है वो वर्चुअल बनने लगेगी, रियल नहीं बनेगी। और जब इमेज वर्चुअल बनने लगेगी तो हम इसे एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण है कि कैंडल जब मिरर के काफ़ी करीब होगा तो हमें इस स्क्रीन पे इमेज दिखाई नहीं देगा। कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। तो ये जो अंदर की तरफ मुड़े हुए कॉन्केव मिरर होते हैं, ये किन किन कामों में यूज किए जाते हैं उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉन्केव मिरर्स फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। आपने डॉक्टर्स को देखा होगा इस तरह के कॉन्केव मिरर्स को यूज करते हुए आपकी आंखों को, कान को, नाक को या गले को एग्जामिन करने के लिए, चेक करने के लिए। कॉन्केव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। कॉन्केव मिरर डेंटिस्ट्स के द्वारा भी यूज किया जाता है दांतों के बड़े इमेज को देखने के लिए, ताकि वो उसमें क्या खराबी है, क्या बीमारी है, उसे पता कर पाएं। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ torches, headlights of cars and scooters are concave in shape। टॉर्च के बल्ब के पीछे जो चमकीला सरफेस होता है वो इस तरह अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। वो भी एक कॉन्केव मिरर है जो कि रिफ्लेक्टर का काम करता है, पीछे आती हुई रोशनी को रिफ्लेक्ट करके बाहर की तरफ कर देता है, जिससे हमें ज़्यादा रोशनी मिलती है। और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कार के हेडलाइट्स में, स्कूटर के हेडलाइट्स में। तो ये कॉन्केव मिरर के कुछ यूसेज थे, कहाँ कहाँ यूज होता है हमारा कॉन्केव मिरर। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, तो इसे आप लिख सकते हैं कॉन्केव मिरर के एग्जाम्पल में। यूसेज ऑफ कॉन्केव मिरर पूछा भी जा सकता है आपसे डायरेक्टली। बूजो ऑब्जर्व्ड हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाइसिकल। बूजो ने अपना चेहरा देखा अपनी नई साइकिल की घंटी पे। साइकिल की घंटी आपने देखी ही होगी, वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है, जो कि एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। और हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो सीधी बनती है और छोटी बनती है। तो यही कारण है कि he found that his image was erect and smaller in size। क्योंकि इमेज कॉन्वेक्स मिरर पे बन रही थी, इसीलिए वो सीधी और छोटी बनी, जो बूजो ने अपनी नई साइकिल की घंटी पर देखी। He wondered if the bell is also a kind of spherical mirror। बूजो को यह आश्चर्य हुआ कि क्या साइकिल में लगा जो बेल है वो भी एक स्फेरिकल मिरर की तरह काम कर रहा है। तो हाँ, बिल्कुल काम कर रहा है। कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर। तो साइकिल का बेल जो है वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसीलिए ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। साइकिल के बेल पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है। बूजो ने अपना चेहरा यहाँ कहीं देखा, इसीलिए ये एक कॉन्वेक्स मिरर हुआ। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स। बेल का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉन्वेक्स है। आइए अब एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 15.8, जिसमें हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे।
Repeat activity 15.7 now with a convex mirror in place of concave mirror, figure 15.19। हमने एक्टिविटी 15.7 कॉनकेव मिरर की सहायता से करी थी, अब की बार हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, जिसे यहाँ इस फिगर 15.19 में दिखाया गया है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल सिमिलर टू टेबल 15.1। तो जैसा ये टेबल 15.1 है वैसा ही एक नया टेबल हम बनाएंगे और यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस हमने कॉनकेव मिरर के लिए नोट करी थी वही इस बार कॉन्वेक्स मिरर के लिए नोट करेंगे। कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या कॉन्वेक्स मिरर को कहीं भी रखकर आप एक रियल इमेज पा सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर से आपको रियल इमेज नहीं मिलेगा। डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर से जो वर्चुअल इमेज बनता है वो हमेशा छोटा बनता है ऑब्जेक्ट के साइज से, तो हमें कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज नहीं मिलेगा। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स। तो जो भी कार या स्कूटर में मिरर्स लगाए जाते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ताकि इसमें बड़ी चीजें जो पीछे आती हुई बड़ी गाड़ी है वो मिरर में छोटी दिखाई दे सके। यहाँ लिखा भी है दीज आर कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। कॉन्वेक्स मिरर में एक बहुत बड़े एरिया में फैले हुए ऑब्जेक्ट्स की इमेज छोटी सी जगह में बनाई जा सकती है। और यहाँ पे जो मिरर लगा होता है ऑटोमोबाइल्स में, उसका पर्पस भी यही होता है कि पीछे का पूरा रोड दिखाई दे हमें इस मिरर में कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर काफ़ी सुइटेबल है, इसीलिए इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। सो दीज हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। ये कॉन्वेक्स मिरर काफ़ी बड़े एरिया का इमेज इस छोटे से मिरर में बना के देते हैं, जिससे ड्राइवर्स पीछे से आती हुई ट्रैफिक को देख पाते हैं। अब हमारा अगला सेक्शन है 15.5 इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। अब तक तो हम इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स देख रहे थे। हमने प्लेन मिरर देखा, हमने कॉनकेव मिरर देखा, हमने कॉन्वेक्स मिरर देखा। अब हम लेंसेस को देखेंगे कि लेंसेस से किस तरह इमेज बनता है। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा कुछ इस तरह का, जिससे छोटे अक्षरों को बड़ा करने के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। पेपर में अगर कुछ बहुत छोटा छपा होता है उसे रीड करने के लिए इस मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो यूज्ड इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कॉकरोच और एन अर्थवॉर्म। आपने बायोलॉजी लैब में एक कॉकरोच को या फिर एक अर्थवॉर्म को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए भी इस लेंस का इस्तेमाल किया होगा। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। तो यहाँ जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है ये वास्तव में एक तरह का लेंस है। लेंसेस आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स। तो लेंसेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसके 3 एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। पहला स्पेक्टिकल्स में, चश्मों में, दूसरा टेलीस्कोप्स में। टेलीस्कोप का इस्तेमाल आकाश में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होता है। जैसे अगर मुझे चांद को काफ़ी करीब से देखना है तो मैं टेलीस्कोप से देखूंगा। उसी तरह माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल काफ़ी छोटी चीज़ों को देखने के लिए होता है। तो इन सभी में लेंसेस यूज होती हैं, स्पेक्टिकल्स में, टेलीस्कोप्स में और माइक्रोस्कोप्स में। ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूसेज ऑफ लेंसेस टू दिस लिस्ट। तो इन्होंने यहाँ 3 बताए हैं, स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स, और कहा गया है कि इस लिस्ट में कुछ और भी चीज़ों के नाम जोड़िए जहाँ पे लेंस यूज होता हो। तो लेंस जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं यूज होते हुए वो कैमराज में है। जो भी आप DSLR कैमराज देखते हैं, डिजिटल कैमराज देखते हैं, वहाँ पे हमेशा एक लेंस यूज होता है। उसी तरह लेंस फ्लैश लाइट्स में भी यूज होता है, लाइट की बीम को बनाने के लिए। लेंसेस का इस्तेमाल डोर में जो स्पाई होल लगा होता है उसमें भी होता है, जिससे हम दरवाजे के अंदर रह के बाहर देख पाते हैं कि कौन आया है दरवाजे पे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लेंसेस के यूज होने के।
गेट सम लेंसेज, टच एंड फील देम। आप ऐसे ही कुछ लेंसेज को टच करके इन्हें फील करने का ट्राई करें। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाई टचिंग? तो अलग अलग लेंसों को जब आप टच करके देखेंगे तो आपको अलग अलग महसूस होगा। कैसा महसूस होगा वो बताया है कि दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडिल देन एट द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंस। जो लेंसेस बीच में मोटे और किनारों पर पतले होंगे वो कॉन्वेक्स लेंस होंगे। कॉन्वेक्स लेंसेस बीच में मोटे और किनारों पर ऐसे पतले होते हैं। Those which feel thinner in the middle than at the edges are concave lenses। वो lenses जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं वो concave lenses होते हैं। यहाँ पे इमेज में दिखाया भी गया है, ये एक convex लेंस है और ये एक concave लेंस है। आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, वहीं कॉनकेव लेंस बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है। तो इस तरह से हम देखकर या छूकर इन लेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नोटिस दैट द लेंसेस आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। लेंसेस हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके आर पार रोशनी जा सकती है। लेट्स प्ले विथ लेंसेस। आइए लेंसेस के साथ खेलें। यहाँ पे एक कॉशन है, एक चेतावनी है। इट इज डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन और एट ब्राइट लाइट। लेंस से आप सन को न देखें या फिर चमकती रोशनी को न देखें। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट विथ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके अपने शरीर के किसी हिस्से पे सनलाइट को फोकस ना करें, इससे आपका शरीर जल सकता है। आगे है एक्टिविटी 15.9। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हमें एक कॉन्वेक्स लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है। पुट इट इन द पाथ ऑफ सन रेज। जहां सूरज की रोशनी आ रही हो वहां पे हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास को या फिर कॉन्वेक्स लेंस को लेकर जाएंगे। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन फिगर 15.23। तो जैसा फिगर 15.23 में दिखाया गया है वैसा ही नीचे एक पेपर का शीट रखेंगे, न्यूज़पेपर रख सकते हैं हम, और इसके ऊपर सनलाइट आनी चाहिए जहां हम अपना कॉन्वेक्स लेंस लगाने वाले हैं। Adjust the distance between lens and the paper till you get a bright spot on the paper। अपने लेंस को एडजस्ट कीजिए जब तक आपको एक ब्राइट स्पॉट, एक चमकदार यहाँ पे बिंदु नहीं बन जाता, जैसा यहाँ पे बन रहा है, लाइट का एक फोकस नहीं बन जाता। तब तक हम लेंस को एडजस्ट करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, और जैसे ही ये फोकस बन जाएगा, ये ब्राइट स्पॉट बन जाएगा, हम इसे होल्ड करेंगे, इसे रोक कर रखेंगे। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजिशन फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ मिनटों तक हम ये ब्राइट स्पॉट बना रहने देंगे पेपर पर। डज द पेपर बिगिन टू बर्न? तो कुछ मिनटों बाद पेपर जलता हुआ लगेगा, आपको पेपर जलने लगेगा। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विथ अ कॉनकेव लेंस। तो जो काम हम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस से कर रहे थे या मैग्नीफाइंग ग्लास से कर रहे थे, वो काम अब एक कॉनकेव लेंस लेकर करेंगे। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम टू? तो जब हम कॉनकेव लेंस लेकर ये काम करेंगे तो हमें इस तरह का एक ब्राइट स्पॉट दिखाई नहीं देगा। अब इसका क्या कारण है वो यहाँ आप इस इमेज से समझ सकते हैं। ये है एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉनकेव लेंस। तो ये मान लीजिए कि सनलाइट आ रही है, सनलाइट इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ी, और कॉन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जो भी लाइट उसके ऊपर पड़ती है उसे कॉन्वर्ज करता है, उसका एक बीम बनाता है, उसे साथ में लाता है। तो कुछ दूरी के बाद ये जो लाइंस आ रही हैं वो आपस में मिल जाएंगी और एक ब्राइट स्पॉट, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां सारी रेज आकर मिलेंगी और ये एक पॉइंट बनाएगा, और यही पॉइंट हमें एक ब्राइट स्पॉट की तरह यहाँ इस इमेज में दिखाई दे रहा है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। अगर आप कॉनकेव लेंस को देखें तो कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, लाइट रेज को दूर दूर कर देता है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया भी गया है कि लाइट रेज पहले ऐसे आ रही थी और आने के बाद ये दूर दूर हो गई हैं।
तो चूंकि लाइट रेज दूर जा रही हैं तो आगे जाके इनके मिलने की संभावना नहीं है, आगे जाके ये किसी भी तरह का स्पॉट नहीं बना रही। तो इसीलिए कॉनकेव लेंस लेकर जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो हमें इस तरह का एक ब्राइट स्पॉट दिखाई नहीं देगा। आई होप आपको समझ आया। वाई आर यू नॉट गेटिंग ब्राइट स्पॉट दिस टाइम? तो इस बार हमें ये ब्राइट स्पॉट दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कॉनकेव लेंस यूज करने से ये ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं दिखाई देगा, ये आपने अभी समझा। वी हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर्स दैट फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज चेंज। हमने मिरर्स के केस में देखा है कि ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग डिस्टेंस पे रखते हैं तो इमेज का साइज और इमेज का नेचर, वो रियल है कि वर्चुअल है, ये सब बदल जाता है। इज इट ट्रू फॉर लेंसेस ऑल्सो? तो क्या ये जो इमेज के साइज का बदलना है या फिर इमेज का रियल और वर्चुअल होना है, ये लेंसेस के केस में भी होता है क्या? आइए पता करें, लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 15.10 टेक अ कॉन्वेक्स लेंस and fix it on a stand as you did with the concave mirror। जैसा हमने कॉनकेव मिरर के साथ किया था वैसा ही एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और इसे इस तरह फिक्स कर देंगे। प्लेस इट ऑन अ टेबल। इस फिक्स किए हुए कॉन्वेक्स लेंस को हम एक टेबल पे रखेंगे। प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक कैंडल रखेंगे। Try to obtain the image of the candle on a paper screen placed on the other side of the lens। आप देखेंगे इस इमेज में इस लेंस के दूसरे तरफ एक पेपर का स्क्रीन है। हम अपने कैंडल को और अपने लेंस को एडजस्ट करके इस पेपर के स्क्रीन पे इस कैंडल की एक इमेज ऑब्टेन करने का ट्राई करेंगे। You may have to move the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame। फ्लेम की एक इमेज इस स्क्रीन पर पाने के लिए हमें इस स्क्रीन को ही आगे या पीछे करना पड़ सकता है। What kind of image did you get? Is it real or virtual? तो अभी जो इस स्क्रीन पे कैंडल के फ्लेम की इमेज बनी है वो कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है? तो हम जानते हैं कि जो भी इमेज किसी भी स्क्रीन पे बन जाए वो हमेशा रियल होती है। तो चूंकि इमेज एक स्क्रीन पे बन रही है तो ये इमेज जरूर ही रियल होगी, तो ये इमेज रियल है। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस। फिगर 15.25b। फिगर 15.25b में देखिए, अब इस लेंस को कैंडल के काफी करीब ले आया गया है। तो अब जो हो रहा है वो देखिए, स्क्रीन पे ये कैंडल फ्लेम की बड़ी सी इमेज बन गई है। मतलब जब हम इस लेंस को कैंडल के पास लेकर आए तो इमेज का जो साइज है वो बड़ा हो गया। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाई मूविंग इट। लेंस को धीरे धीरे कैंडल की तरफ मूव करेंगे और हर बार हम कैंडल फ्लेम की इमेज इस स्क्रीन पे ऑब्टेन करने का ट्राई करेंगे, स्क्रीन को एडजस्ट करके आगे पीछे करके। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज यू डिड इन एक्टिविटी 15.7 फॉर द कॉनकेव मिरर। तो इससे पहले जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर में एक ऐसा टेबल फिल किया कि कितने डिस्टेंस पे इमेज का साइज कैसा था, इन्वर्टेड था इमेज की, इरेक्ट था, रियल था कि वर्चुअल था, ऐसा ही एक टेबल इस कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी हम बनाएंगे। बूझो यहाँ कह रहा है कि इट मीन्स दैट वी कैन सी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बूझो ने ये सोचा कि इस कॉन्वेक्स लेंस ने जो भी इमेज यहाँ पे बनाई है वो हम ऑब्जेक्ट के पीछे खड़े होकर भी देख सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। अब आगे, डिड यू गेट इन एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। फिगर 15.2
15.26 फिगर 15.26 आप देखेंगे तो इसमें कैंडल को इस कॉन्वेक्स लेंस के काफ़ी करीब ले आया गया है। ऐसे में जो इमेज है वो किसी स्क्रीन पे नहीं बन रहा, आपको इस लेंस के थ्रू ही दिखाई दे रहा है। कैंडल की फ्लेम छोटी है और इस स्क्रीन के थ्रू, इस लेंस के थ्रू आपको लग रहा है कि कैंडल की फ्लेम बड़ी है, यहाँ इमेज बन रही है। आप देखेंगे ये कुछ मोमबत्ती है और इस लेंस के थ्रू ये काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा इसलिए कि इस कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बन रही है और ये इमेज सीधी है और बड़ी है। तो फिगर 15.26 में हमें एक ऐसी इमेज मिल रही है जो बड़ी है और सीधी है। कुड दिस इमेज बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन? तो यहाँ पे जो इमेज ये बड़ी बन रही है और मैग्नीफाइड बन रही है, क्या हम इसे एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो नहीं, इसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि ये लेंस के थ्रू ही हमें दिखाई दे रही है। इसे स्क्रीन पे कैसे ऑब्टेन करेंगे? ये वर्चुअल इमेज है, इसलिए स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। इज द इमेज रियल और वर्चुअल? चूंकि इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती, इसलिए ये इमेज वर्चुअल इमेज हुई। दिस इज हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये कैंडल के केस से अब आपको पता चलेगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास किस तरह काम करता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनका वर्चुअल इमेज बन रहा होता है जो कि बड़ा होता है साइज में, और हम उसे लेंस पे पढ़ रहे होते हैं। In a similar fashion, study the images formed by a concave lens. तो जिस तरह कॉन्वेक्स लेंसेज के केस में हमने देखा, अभी कॉन्केव लेंसेज में किस तरह की इमेजेस बनेंगी वो हमें स्टडी करना है। You will find that images formed by a concave lens is always virtual. कॉन्केव लेंस से जो भी इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इमेजेस हमेशा सीधी होती हैं, इरेक्ट होती हैं, और कॉन्केव लेंस के केस में ये छोटी होती हैं साइज में ऑब्जेक्ट के साइज से। फिगर 15.27 में देखिए, यहाँ जो कैंडल डायरेक्टली दिखाई दे रहा है वो काफ़ी मोटा है, लेकिन आप इस लेंस के थ्रू अगर देखें, ये एक कॉन्केव लेंस है बाय द वे, देखिए ये कॉन्केव लेंस है। तो इस कॉन्केव लेंस से होकर हमें जो इमेज दिखाई दे रहा है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में पतला दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। तो कॉन्केव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और साइज में छोटी होती है इमेज। तो हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बारे में जाना, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से इमेज बनती है उसके बारे में जाना। अब आगे है सेक्शन 15.6 सनलाइट, वाइट और कलर्ड। हम अब जानेंगे कि सनलाइट जो है वो उजला है कि रंगीन है। हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? क्या आपने आसमान में कभी इस तरह का रेनबो देखा है, इंद्रधनुष देखा है? यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर्स एक्चुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। आपने देखा होगा कि ये जो रेनबो बनता है वो बारिश के बाद बनता है और तब बनता है जब सूरज आसमान में लो हो, नीचे की तरफ हो, आसमान में ऊपर न हो। The rainbow is seen as a large arc in the sky with many colors. Arc कुछ ऐसे एक फिगर को आर्क कहते हैं, आप आगे की क्लासेस में जानेंगे इसे। अभी के लिए जानिए कि कोई ऐसा शेप होता है जिसे आर्क कहते हैं। तो ये जो रेनबो होता है हमेशा एक आर्क के फॉर्म में बनता है, कुछ इस तरह भी बन सकता है, और इसमें हमें देखने से भी कई रंग मालूम होते हैं कि ये कई रंगों से बना है। अब सवाल है कि हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ रेनबो? एक रेनबो में कितने रंग होते हैं? When observed carefully, there are 7 colors in a rainbow, though it may not be easy to distinguish all of them. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रेनबो में 7 रंग होते हैं, लेकिन इसे देखकर अलग अलग कर पाना, इन 7 रंगों को पहचान पाना मुश्किल है। तो ये जो 7 रंग इस रेनबो में हैं वो कौन कौन से हैं?
तो ये 7 रंग हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। इसे हम विबग्योर या विबग्योर भी कहते हैं। इन 7 रंग का शॉर्ट फॉर्म होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। VIBGYOR, विबग्योर या विबग्योर। इसी नाम से रेनबो के कलर्स को जाना जाता है। डज दिस मीन दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स? पहली पूछती है, क्या इसका ये मतलब है कि जो व्हाइट लाइट है, सनलाइट चूंकि उजला होता है, तो इसलिए पहली पूछ रही है कि क्या जो उजली रोशनी है वो 7 रंगों से बनी होती है? तो हाँ, बिल्कुल। इसका एक टेस्ट भी करेंगे हम, आइए देखें। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स दे अपीयर कलरफुल। आपने जब साबुन के बुलबुले उड़ाए होंगे तो देखा होगा कि वो कलरफुल लगता है, रंगीन सा लगता है। सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क CD यू सी मेनी कलर्स। उसी तरह जब आप एक CD को रोशनी में देखते हैं तो आपको वो कलरफुल लगता है। ऑन द बेसिस of these experiences could we say that sunlight is a mixture of different colors? Let us investigate। तो हमने ये जो चीज़ें देखी, बुलबुले का रंगीन लगना या फिर CD का काफ़ी रंगों का दिखना, तो इन ऑब्जर्वेशन से क्या हम ये कहें कि जो सनलाइट होता है वो बहुत सारी रंगों को मिलाकर बना होता है? आइए पता करें, आइए इन्वेस्टिगेट करें। एक्टिविटी 15.11, टेक अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास का प्रिज्म लेना है हमें। अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम टू फॉल ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म। इस प्रिज्म को हम एक अंधेरे कमरे में लेके जाएंगे। उस कमरे में एक छोटी सी छेद से सनलाइट को अंदर आने देंगे। कमरा अंधेरा रहेगा और उस छोटी सी छेद से जो भी सनलाइट अंदर आ रही होगी, उस सनलाइट को इस प्रिज्म से पास कराएंगे, इस प्रिज्म से होके गुजरने देंगे उस रोशनी को। लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर और ऑन अ वाइट वॉल। तो इस प्रिज्म से होके जो भी रोशनी निकलेगी उसे हम एक उजले कागज के टुकड़े पे या फिर उजले दीवार पे पड़ने देंगे, फॉल कराएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा? यू सी कलर्स सिमिलर टू दोज इन अ रेनबो, फिगर 15.30। तो जिस तरह ये फिगर 15.30 में दिखाया गया है, आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। रेनबो में जो रंग आपको दिखाई देते हैं, ये रंग आपको इस प्रिज्म से बाहर निकलते दिखाई देंगे। दिस शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो इससे अब ये साबित होता है कि जो सनलाइट है उसमें ये 7 रंग हैं। द सनलाइट इज सेड टू बी व्हाइट लाइट। सनलाइट को हम व्हाइट लाइट भी कहते हैं। सूरज की जो रोशनी होती है वो उजली दिखाई देती है। दिस मीन्स दैट द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। इसका ये मतलब है कि जो भी उजली रोशनी होगी उसमें ये 7 रंग होंगे। ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस कलर्स एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। तो ये जो 7 रंग हैं, इनके नाम को आप आइडेंटिफाई करने का ट्राई कीजिए। जो यहाँ पे लिखा गया है इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है। कैन वी मिक्स दीज कलर्स टू गेट व्हाइट लाइट? लेट अस ट्राई। अब चूंकि हम ये कह रहे हैं कि व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, 7 रंगों से मिलकर बना होता है व्हाइट लाइट, तो क्या 7 रंगों को मिलाकर हम एक उजला रंग बना सकते हैं? आइए उसी के बारे में है ये एक्टिविटी 15.12। इसे करते हैं। टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क लेना है हमें कुछ इस तरह का, जो 10 सेंटीमीटर का होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। डिवाइड दिस डिस्क इनटू 7 सेगमेंट्स। इस डिस्क को हम 7 भागों में बांट लेंगे। पेंट द 7 रेनबो कलर्स ऑन दीज सेगमेंट्स एज शोन इन फिगर 15.31a। तो जिस तरह यहाँ 15.31a में दिखाया गया है, यहाँ डिस्क के 7 रंगों को मार्क किया गया है। इन 7 रंगों को हम इसी तरह डिस्क पे मार्क कर लेंगे। You can also paste colored papers on these segments। इन 7 रंगों को रंगने के बजाय आप ऐसे पेपर्स भी लगा सकते हैं इन सेगमेंट्स पे। Make a small hole at the center of the disk।
डिस्क के बीचों बीच एक छोटा सा छेद करेंगे। फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ अ रिफिल ऑफ अ बॉल पेन। बॉल पेन की एक रिफिल पे इस डिस्क को रखेंगे। इंश्योर दैट द डिस्क रोटेट्स फ्रीली, और ये ध्यान देंगे कि यह डिस्क फ्रीली रोटेट कर रहा हो, आसानी से घूम रहा हो। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट। दिन के समय इस डिस्क को रोटेट करा कर देखेंगे। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट द कलर्स गेट मिक्सड टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर्स टू बी व्हाइटिश। जब दिन के समय इस डिस्क को आप तेजी से घुमाएंगे तो ये जो 7 रंग हमने बनाए हैं डिस्क पे, ये आपस में मिलेंगे और ये जो घूमता हुआ डिस्क है आपको उजला सा लगेगा। सच अ डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क। तो इस तरह के एक 7 रंग वाले डिस्क को न्यूटन्स डिस्क कहते हैं। ऐसे 7 रंग वाले डिस्क को न्यूटन्स डिस्क कहेंगे। पहेली हैज अ ब्रिलियंट आइडिया। शी हैज प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टॉप। टॉप लट्टू को कहते हैं। लट्टू आपने देखा होगा जो रस्सी से घुमाते हैं हम। तो पहेली ने एक छोटा लट्टू बनाया है विथ अ 7 कलर्ड डिस्क विथ 7 रेनबो कलर्स पेंटेड ऑन इट। ये 7 रंगों वाले पेंट किए हुए डिस्क से पहेली ने एक लट्टू बनाया है। व्हेन द टॉप रोटेट्स इट अपीयर्स नियरली वाइट। जब ये घूमता है तो ये लगभग उजला सा लगता है। तो ये भी न्यूटन्स डिस्क का ही एक एग्जाम्पल हुआ। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका ये चैप्टर 15। हमने इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए। आगे है क्वेश्चन आंसर, जिसे हम अलग से एक वीडियो बनाकर कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर 16 में। तब तक के लिए बाय बाय।